नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं उस विषय का संबंध जुड़ता है तेल रिसाव की घटना से। और अब बात करें तो वर्तमान में जो वैज्ञानिक है, जो शोधकर्ता है, उन्होंने तकनीकी प्रगति इतनी कर ली है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो तेल रिसाव की जो घटनाएं हैं, इनकी निगरानी करना अब पहले की अपेक्षा काफ़ी आसान हो चुका है। तो उन सभी तरीकों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आखिर जो तेल रिसाव की घटना है ये है क्या, ये होती क्या है, कैसे होती है, तेल रिसाव के प्रमुख जो कारण हैं वो कौन से होते हैं, और तेल रिसाव होने से कौन से गंभीर प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, खास तौर पे पर्यावरण क्षेत्र में। इसके आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, मानव पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा तेल रिसाव की जो घटना है इससे निपटने में किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे इस पर कहीं न कहीं नियंत्रण किया जा सके। तो ये सभी पहलू हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। और आज का जो ये पूरा कह सकते हैं जो चर्चा है ये हमारे सामान्य अध्ययन के पेपर 3 और पेपर 1 से जुड़ती है। खास तौर पे देखें तो एक तरह से पर्यावरण पारिस्थितिकी जो हमारा खंड है उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, जो कि पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है कि समंदर में जो तेल रिसाव है इसकी जो निगरानी है ये कैसे होती है, इसके कौन कौन से तरीके अब खोज लिए गए हैं, उन सभी तरीकों पर आज हम बात करेंगे। बात करें कि आखिर ये मुद्दा हम क्यों ले रहे हैं, क्यों चर्चा में है। तो पहले ही हमने बताया कि जो वैज्ञानिक हैं उनकी जो आधुनिक तकनीकें हैं वो अब इतनी विकसित हो चुकी हैं जिनकी मदद से अब सागरी क्षेत्र में जो कच्चे तेल हैं, जो क्रूड ऑयल है, उसकी जो ड्रिलिंग है, जहाज़ों से होने वाले जो तेल रिसाव हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी अहम चूक के कारण हो रहे हों, किसी अटैक, किसी दुर्घटना के कारण हो रहे हों, तो ऐसे जो तेल रिसाव की जो घटनाएं हैं उनको पता लगाने में अब जो वैज्ञानिक है उनके जो आधुनिक तरीके हैं वो अब सक्षम हो चुके हैं। और जो हमारा जो ग्रह है, जो कि पृथ्वी है, ये अद्भुत कह सकते हैं कि जैव विविधता और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे ये समृद्ध है, जिसका लगभग 3/4 पूरे पृथ्वी का अगर आप देखेंगे तो लगभग 3/4 जो भाग है वो क्या है, वो जल से आच्छादित है, यानी कि सागरी क्षेत्र के तहत वो आता है। और जो सागरी जीवन है, जो समुद्र का जीवन है, जो जलवायु है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका ये सबसे महत्वपूर्ण आधार है 3/4 जो जल है। लेकिन इस आधार पर देखें तो आज के दौर में जो खतरे की तलवार है वो लटकती हुई दिख रही है। कच्चे तेल का जो रिसाव है, प्रकाश का जो प्रदूषण है, समुद्री जो प्रजातियां हैं उनका तेजी से हो रहा नुकसान, इन सब में देखें तो समुद्री जीवन को कहीं ना कहीं एक तरह से संकट में डाल रखा है। हालांकि अब नई नई जो प्रगति हुई है, इस प्रगति के दौरान अब नई तकनीकें आ चुकी हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो शोध करते हुए इन चुनौतियों से निपटने में अब पहले की अपेक्षा काफ़ी कारगर हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं। तो इस कारण से ये जो मुद्दा है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस पूरे मुद्दे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो तेल रिसाव की समस्या है आखिर ये है क्या। तो पहली बात तो ये हो कि तेल रिसाव का आखिर मीनिंग क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि जो तरल पेट्रोलियम है इसका पर्यावरण में आम तौर पे क्या होता है, रिसाव होता है, स्पिल होता है। कारण यही होता है कि जो तेल शोधन होते हैं, जो ऑयल रिफाइन किए जाते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगी होती है वहाँ पर, और जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसका जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब परिवहन होता है, उस दौरान रिसाव की समस्या देखने को मिलती है। या तो वो किसी दुर्घटना से हो जाए या मानवीय किसी चूक के कारण हो जाए, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। जो सामान्य तौर पे जो तेल रिसाव है उसकी घटना इन कारणों से देखने को मिलती है, जिसमें तेल टैंकरों में ड्रिलिंग, जो रीगो है, पाइपलाइनों, या फिर कहें जो रिफाइनरीज हैं उससे संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, मानवीय भूल चूक होती है, या अगर कोई भी उपकरण
पूरी तरह से सही ढंग से काम नहीं करता है या फिर वो विफल हो जाता है, तो उस कारण से इस तरह की जो तेल रिसाव की समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर देखें तो तेल रिसाव उस स्थिति को कहते हैं जब सागर में जहाज, तेल टैंकर, अपतटीय जो तेल रिग हैं या पाइपलाइंस हैं, उनसे कच्चा जो तेल है ये अनियंत्रित रूप से बहकर सागरी जल में क्या होता है, मिल जाता है, जैसा कि हमने बताया। और मूल रूप से ये समुद्री जो पारिस्थितिकी है उस पर विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस कारण से इस पूरी घटना को हम समझ लिए। अब थोड़ा सा इसके प्रमुख जो कारण है, अब हम बात कर लेते हैं जो तेल रिसाव है इसके जो प्रमुख कारण हैं उन कारणों पर थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करते हैं। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, तेल जो टैंकर्स हैं इनके बीच होने वाला जो टक्कर है, जो कोलिजन हो जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है सागरी क्षेत्र में, समुद्र में तेल रिसाव का। तो देखिए, भारी मात्रा में तेल ले जा रहे जो टैंकर होते हैं, जब समुद्र में ये आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। इस कारण से इनमें बड़ी मात्रा में जो संग्रहित जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, ये क्या हो जाता है, ये सागरी क्षेत्र में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और इस कारण से बड़े स्तर पे वहाँ पर प्रदूषण की जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो कारण है वो देखिए, पाइपलाइन की जो क्षति है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कारण है जो तेल रिसाव की समस्या हमें देखने को मिलती है। खास तौर पे जो समुद्र का जो तलछट वाला क्षेत्र है, जहां पर बिछी हुई जो पाइपलाइंस है, उन पाइपलाइंस के डैमेज होने की जो समस्या हमें देखने को मिलती है, क्षतिग्रस्त होने की जो समस्या देखने को मिलती है, चाहे वो अचानक हो जाए या फिर वो धीरे धीरे रिसाव की समस्या देखने को मिल रही हो। तो अचानक अगर तेल रिसाव हो रहा है तो उस अचानक जो तेल रिसाव है या धीरे धीरे जो तेल रिसाव की समस्या इन पाइपलाइंस में देखने को मिलती है, तो इसे कहीं ना कहीं पकड़ने यानी कि इनकी खोज करना एक बड़ा ही जटिल और कठिन काम है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा देखिए, जो समुद्री ड्रिलिंग है उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है, जैसे अपतटीय जो ड्रिलिंग होती है, उस दौरान अगर कोई भी तकनीकी अगर गड़बड़ी देखने को मिली, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई मिस्टेक हो गई या फिर कहें कोई लापरवाही हो गई, तो फिर क्या होता है कि तेल अनियंत्रित होकर समुद्र में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसके अलावा भी कारण हो सकता है, जैसे जानबूझकर तेल बहाव की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं कुछ मामलों में, जो बड़ी बड़ी जहाज़ की कंपनियां हैं या अन्य जो हितधारक होते हैं, वो जानबूझकर या फिर अपशिष्ट जो है वो समुद्र में बहा देते हैं, जिस कारण से बड़े स्तर पे जो होता है वो प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। अक्सर ये तब किया जाता है जैसे किसी के प्रति जो विद्वेष है, अगर देखें खराब भावना है, उस कारण से दो विरोधी देश है तो वो क्या करते हैं, इस तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं जिसका पर्यावरण पे बड़े स्तर पे प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें कि तेल रिसाव के जो प्रमुख प्रभाव हैं, जो अलग अलग घटनाएं तेल रिसाव की देखने को मिलती है, जो सामान्य तौर पे तेल शोधन, परिवहन या फिर कह सकते हैं कि जहां पर तेल पाइपलाइंस हैं वहां पर देखने को मिलती है। तो इनके जो प्रभाव हैं उन प्रभावों पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो इनके कई प्रभाव हो सकते हैं, जैसे जलीय जीवों की जो मृत्यु होती है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, खाद्य श्रृंखला में बड़े स्तर पे जो हम देखते हैं कि विषाक्तता की समस्या हमें देखने को मिलती है, तो ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। प्रवाल भित्तियों का विनाश हमें देखने को मिलता है। मछली जो उत्पादन है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो अलग अलग जो प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं, इन प्रभावों के आधार पर देखें तो तेल रिसाव के जो प्रभाव हैं, इन प्रभावों को हम क्या कर सकते हैं कि मूल रूप से 3 आधारों पर हम विभाजित कर सकते हैं। देखिए, पहला जो आधार है वो है कि तेल रिसाव होने से क्या होता है, तो पर्यावरण की जो क्षति है, पर्यावरण की क्षति हमें देखने को मिलती है। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो स्थिति हमें देखने को मिलती है। और इस पर्यावरण क्षति के दौरान कई सारे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला मिलता है वो क्या हमें देखने को मिलता है कि जो समुद्र है, समुद्र का जो जीवन है यानी सागरी जो जीवन है, अगर सागरी जीवन की बात करें तो ये प्रभावित होता है। कैसे होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सागरी क्षेत्र में रहने वाले जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, मछलियां हैं,
जो अन्य जलीय जीव हैं ये इससे प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं कि तेल रिसाव के कारण जो तेल इस समुद्र क्षेत्र में फैला होता है, ये क्या होता है कि इन पक्षियों, इन मछलियों या इन जलीय जीवों के शरीर पर ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो ये जमा हो जाता है। इनके शरीर पर क्या हो जाता है कि ये जो ऑयल है ये जमा हो जाता है, और इस ऑयल के इनके शरीर पर जमा होने के कारण क्या होता है कि शरीर का जो इनका तापमान होता है, जो इनका बॉडी टेम्परेचर है, जिसे कहीं ना कहीं ये नियंत्रित करते हैं, वो नियंत्रण की जो इनकी क्षमता होती है वो बाधित हो जाती है, वो प्रभावित होती है। इस कारण से इनका जो जीवन है वो संकट में पड़ जाता है। इसके अलावा भी देखिए पर्यावरण क्षति में क्या होता है कि जो तटीय क्षेत्र है, जो तटीय पारिस्थितिकी क्षेत्र है, वो क्या होता है, वो भी प्रभावित होता है। कैसे होता है इसकी अगर हम बात करें तो देखिए तेल जो है ये समुद्र तटों पर एक तरह से खास प्रभाव दिखाता है। जैसे जो समुद्र के तट हैं, जो तट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फिर अवरुद्ध हो जाते हैं, और इस आयल रिसाव के कारण जो सागरी क्षेत्र है उनके जो तट हैं, जो कोस्ट हैं, वो अवरुद्ध हो जाते हैं, और इस कारण से जो यहाँ पर पौधे हैं, जो जलीय जीव हैं, इनका जो पूरा क्षेत्र है, जो इनका आवास है, वो क्या हो जाता है, वो फिर नष्ट हो जाता है। तो ये इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा भी प्रभाव देखने को मिलता है। वो क्या देखने को मिलता है, तो फिर वो जल प्रदूषण की समस्या हमें देखने को मिलती है। जल प्रदूषण की समस्या कैसे देखने को मिलती है, तो देखिए अगर हम पीने के जल की बात करें, चाहे हम बात करें कृषि के दृष्टिकोण से, अगर बात कोई पूछेगा कि अच्छा सागरी क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है, तो सागरी क्षेत्र में देखें तो एक्वाकल्चर होता है, यानी जल से जुड़े हुए बहुत सारे जो कृषि की अलग अलग फॉर्मेट हैं वो किए जाते हैं, तो वो प्रभावित होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जलीय क्षेत्र में जो मनोरंजन की या जो पर्यटन है, जो मनोरंजन का है या फिर टूरिज्म का है, ये भी मूल रूप से प्रभावित होता है। और ये इसलिए प्रभावित होता है कि पीने का जल कहिए, एग्रीकल्चर कहिए, मनोरंजन से संबंधित जो भी एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, वो असुरक्षित हो जाती है। तो पहला जो प्रभाव देखने को मिलता है वो पर्यावरण क्षति के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा जो प्रभाव होता है उसकी अगर हम बात करें तो दूसरा जो प्रभाव है वो आर्थिक स्तर पर पड़ता है, आर्थिक प्रभाव होता है। अब आर्थिक प्रभाव जो होता है वो क्या क्या होता है, तो देखिए कई सारे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे मत्स्य पालन जो उद्योग है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। अगर मत्स्य पालन का जो उद्योग है वो प्रभावित हुआ तो उससे जुड़े हुए जो लोग नौकरी, जिनको रोजगार मिला है, जिनका जीवन निर्वाहन उसी पर आधारित है, वो लोग इससे क्या हो जाते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। और इस कारण से जो तटीय समुदाय होता है, जो कोस्टल में बसा हुआ जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनका जो जीवन है, उनकी जो आर्थिक क्रियाकलाप है, वो पूरी तरह से देखें तो नष्ट हो जाता है। तो ये एक कारण देखने को मिलता है। पर्यटन के जो क्षेत्र हैं, जो खास तौर पे देखें तो आर्थिक स्तर पे इस तरह के तेल रिसाव से नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि इस तेल रिसाव की जो सफाई की जाती है, ये जो सफाई है ये काफ़ी महंगी होती है, ये तकनीक भी महंगी होती है, और इसका जो लागत आता है वो अधिक होता है। तो ये क्या होता है कि सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ता है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आर्थिक जो प्रभाव है वो क्या है। तीसरा जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो मानव के स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। मानव का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, क्योंकि ये जो ऑयल रिसाव होते हैं, जो तेल रिसाव की घटना होती है, इस कारण से मानव के शरीर पे कई सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे श्वसन संबंधित जो समस्या है वो इस पूरे तेल रिसाव के कारण देखने को मिलती है। इससे त्वचा में जलन उत्पन्न हो जाता है। दूषित जो भोजन है वो करने से जो मानव है उसके ऊपर कई सारे उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो तेल रिसाव है इसके जो प्रभाव हैं
वो कितने आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग इसके प्रभाव हैं उनको भी देख सकते हैं। जैसे जलीय जीवों की जो मृत्यु होती है वो तेल रिसाव के कारण होती है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर आपको पहले ही बताया। खाद्य श्रृंखला में विषाक्तता की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि तेल में जो भी उपस्थित हानिकारक रसायन है, हाइड्रोकार्बन्स है, वो सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जीवों तक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर जैविक संचयन और दूसरी जो घटना है जैव आवर्धन की जो घटना है वो देखने को मिलती है। बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की समस्या देखने को मिलती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आखिर जैविक जो संचयन की प्रक्रिया यहाँ पर बात की जा रही है कि ये समस्या देखने को मिलती है, ये होती क्या है। तो देखिए, सामान्य तौर पे जो जैव संचयन है ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी जो जीव है ये किसी पदार्थ, सामान्य तौर पे जैसे प्रदूषक को ले लें हम, तो प्रदूषक को क्या करते हैं कि ये एब्जॉर्ब करते हैं और काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं, जब तक वो धीरे धीरे उनकी स्थिति जितनी कैपेसिटी होती है जिससे वो अवशोषित कर सके। और इस कारण से क्या होता है कि वो जो एब्जॉर्ब करने के कारण उनके शरीर में, उनके ऊतक में वो जो पदार्थ होता है, वो जो प्रदूषक होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो संचित होने लगता है। और इसी प्रक्रिया को क्या हम बोलते हैं, बायो अक्यूमुलेशन या जैविक संचयन बोलते हैं। दूसरा जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैव आवर्धन की समस्या देखने को मिलती है, तो ये क्या है, ये जैव संचयन से ही देखें तो उसका एक एडवांस रूप हो गया। यानी कि ये जो घटना है जिसमें किसी भी पदार्थ, जैसे प्रदूषक की बात करें तो उसकी जो सांद्रता है, उसका जो कंसंट्रेशन है, वो खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये दोनों घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं इस तेल रिसाव के कारण। इसके अलावा देखिए, जो कोरल रीफ है, जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, ये भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि जो तेल रिसाव है ये कोरल रीफ्स के ऊपर एक तरह का एक लेयर बना लेते हैं, एक खोल बना लेते हैं, जिससे प्रकाश और जो ऑक्सीजन इन्हें चाहिए वो जो आपूर्ति है वो बाधित होती है, और फिर जो प्रवाल हैं ये डेड होने लगते हैं। मछलियों के उत्पादन में तेज़ी से गिरावट देखने को मिलती है। जैसा कि पहले हमने बताया कि प्रदूषण के कारण जो मछलियां हैं, मछलियों के ऊपर देखें तो एक तरह से ऑयल जमा होने से उनके शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रण करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, और इस कारण से इनकी डेथ होने लगती है, या इनका जो आवासीय क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, वो नष्ट होता है। इस कारण से मछलियों के उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने बातें कर ली। इसके अलावा देखिए, मशीन लर्निंग और सैटेलाइट जो इमेजरी है ये अब समुद्री प्रदूषण की निगरानी में क्रांति ला सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ऑयल जो स्पिल की घटनाएं हैं, ऑयल जो रिसाव की घटना है, उससे जुड़े हुए जो अलग अलग तकनीकियां हैं जो उसकी निगरानी कर सकती हैं, उस पर नियंत्रण कर सकती हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो मशीन लर्निंग है और जो सैटेलाइट के द्वारा ली जा रही जो इमेज है, इस कारण से अब इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। जैसे सैटेलाइट जो इमेजरी है इसका उपयोग किया जा सकता है, और जो बड़े तेल रिसाव के क्षेत्र हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जब समुद्र में कोई भी तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो तेल जो पाइपलाइन है वो क्या होती है, फट जाती है, और इससे बड़े क्षेत्र में उस तेल का रिसाव होता है। और सैटेलाइट से ये क्या किया जा सकता है कि सैटेलाइट के द्वारा चित्रों के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर ये तेल रिसाव किस क्षेत्र में हुआ है। वैज्ञानिक इन घटनाओं के बाद संबंधित जो भी क्षेत्र होगा उसकी निगरानी करके तुरंत प्रभावित समुद्री क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं, जिससे इस तेल रिसाव के जो प्रभाव हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। छोटे जो रिसाव हैं ये अभी भी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि कई बार छोटे स्तर पे जो तेल रिसाव की घटनाएं देखने को मिलती हैं जो समुद्र की सतह पर केवल पतली लकीर जैसी दिखती हैं, और पारंपरिक जो सैटेलाइट इमेजरी है उसके द्वारा इसे आइडेंटिफाई करना अब भी मुश्किल है। और इस कारण से देखें तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं अब भी अनदेखे रहते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो सागरी क्षेत्र में जो जलीय जीव हैं, जो मछलियां हैं, जो वहाँ रहने वाले बर्ड्स हैं या अन्य जो भी अकशेरुकी हैं, उनके ऊपर देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा देखिए, अब हम बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग की जो भूमिका है
इसकी क्या है, तो इसमें मूल रूप से देखिए अमेरिकी एनजीओ स्काई ट्रूथ ये नाम है, और इस एनजीओ ने ये जो तेल रिसाव की समस्या है इसका समाधान खोजने की बात कही है। ये जो संगठन है ये मशीन लर्निंग जो होता है उसके एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए जो सैटेलाइट इमेजरी है उसके विशाल जो डेटा सेट हैं उनको स्वतः ही क्या करता है, स्कैन करता है, और इसके माध्यम से छोटे और अदृश्य जो रिसाव हैं उनकी भी पहचान की जा सकती है। यानी कि बड़े जो तेल रिसाव के क्षेत्र है वो तो पहले आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं, लेकिन छोटे जो तेल रिसाव के क्षेत्र हैं जो आसानी से पकड़ में नहीं आ रहे थे उनको भी क्या किया जा सकता है, अब पकड़ा जा सकता है, और कुछ ही दिनों में संभव हो जाता है कि उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसके बाद उन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं उन पर अगर बात करें कि अमेरिका की जो एनजीओ स्काई ट्रूथ है इसने रेड सी, लाल सागर, भूमध्य सागर में कई जो अज्ञात तेल रिसाव के जो क्षेत्र हैं, जो घटनाएं हैं उनको सबके सामने लाया है। इसके अलावा कुछ रहस्यमयी जो रूसी जहाज हैं, रूस के जो जहाज हैं उनके द्वारा किए जा रहे प्रदूषण को भी स्पष्ट तौर पे पकड़ा गया है जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा देखिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी और मशीन लर्निंग, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो एक संयोजन है, अब समुद्री प्रदूषण की निगरानी में एक नवीनतम कह सकते हैं कि हथियार या साधन बन चुका है, और इससे समय, संसाधन और जो मानव श्रम है उसकी भी बचत हो रही है, और सागरी जो पारिस्थितिकी है उसे खराब होने तक से पहले ही यानी समय रहते उसे बचाने में मदद मिल सकती है। तो ये हमने अब तक जो भी इस क्षेत्र में अब तक अनुसंधान किए गए हैं, नवाचार किए गए हैं, उन पर हमने बात कर ली। अब बात करें कि तेल रिसाव से कैसे निपटें, तो इसके लिए कई सारे तरीके भी हो सकते हैं। जैसे रोकथाम के संदर्भ में बूम का उपयोग करते हुए तेल के रिसाव को रोकने और उसके फैलने को रोकने को कंट्रोल किया जा सकता है। डिस्पर्सेंट की बात करें तो तेल की जो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं उनमें तोड़ने के लिए जो भी रसायन है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे बायोडिग्रेड करना उन्हें आसान हो सकता है। हालांकि ये जो तरीका है काफ़ी मुश्किल माना जाता है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा स्कीमिंग की जा सकती है। अलग अलग विशेष जो उपकरण हैं उनका उपयोग करते हुए तेल को पानी की सतह से निकाला जा सकता है, उसे जलाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में उन्हें जलाकर उनकी जो वहाँ पर प्रभाविता है उसे ख़त्म की जा सकती है। जैव उपचार किया जा सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये तरीका माना जाता है, क्योंकि तेल को तोड़ने के लिए जो सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग इस तरीके में किया जाता है और फिर पर्यावरण अनुकूल इसे माना जाता है। दूसरी बात करें तो तट रेखा, जो कोस्टल क्षेत्र होता है उसकी सफाई की जा सकती है, और वन्य जीव बचाव और पुनर्वास से संबंधित जो भी एक्टिविटी है वो करते हुए इस तरह के जो तेल रिसाव के प्रभाव हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से पूरी चर्चा हमने की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। समुद्रों में तेल रिसाव की जो निगरानी है उसके लिए जो स्काई ट्रूथ है, जो अमेरिका का एक एनजीओ है, इसने किस तकनीक का उपयोग किया है? ठीक है, केवल सैटेलाइट इमेजरी, केवल मशीन लर्निंग, सैटेलाइट इमेजरी, मशीन लर्निंग, इनका संयोजन, ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मैपिंग का। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर ली कि आखिर तेल रिसाव होता क्या है, तेल रिसाव होने के कारण क्या है, इसके प्रभाव अलग अलग स्तरों पे क्या हो सकते हैं। इसके अलावा इस तेल रिसाव की जो घटना है, इसकी छोटी बड़ी दोनों घटनाओं को, इससे संबंधित जो बड़े छोटे क्षेत्र हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए अब कौन कौन सी तकनीक, कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनके इनोवेशन पर हमने बात की, और इससे जुड़े हुए जो भी अन्य पहलू थे उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।